हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वेब इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा का यूनिट 4 कवर करेंगे। इसमें हम पूरा यूनिट एक साथ कवर करेंगे, सारे टॉपिक्स अच्छे से देखेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी, क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटी है। बट इस सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपका एक सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई एम पुटिंग सो मच एफर्ट्स फॉर यू ऑल, सो प्लीज़ ओके। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन्होंने करा है उनको दिल से बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं करा है देन प्लीज़ डू इट नाउ। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला टॉपिक है प्रेडिक्शन, या फिर आपके सिलेबस के हिसाब से फोरकास्टिंग। प्रेडिक्शन क्या है? स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है प्रेडिक्शन। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, कैन यूज़ वेरियस अप्रोचेस। इसमें बहुत सारी अप्रोचेस हैं, जिसमें से प्रिडिक्टिव इन्फरेंस भी एक उसका टाइप है। अब टेक्निक्स देखते हैं प्रेडिक्शन की क्या क्या हैं। फर्स्ट वी हैव इज रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो नेक्स्ट टाइप है इसका, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स। इसमें एक सिग्मॉइड फंक्शन होता है, एक एस शेप कर्व होता है जिसका थ्रेशोल्ड 0.5 होता है। ये सब ML का पार्ट है, राइट? सो रिग्रेशन एनालिसिस। देन नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग. It uses autoregressive moving average models and vector autoregression models. जब प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हमारी बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज होती है, देन इट इज नोन एज कमर्शियल यूसेज ऑफ प्रिडिक्शन। नेक्स्ट सब टॉपिक वी हैव इज रिग्रेशन फॉर प्रिडिक्शन। मतलब प्रिडिक्शन टेक्निक्स में हम रिग्रेशन को किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्या स्टेप्स हैं उसके। पहला है डेटा कलेक्शन। हमें गैदर करना होता है सारा डेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल का एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। हाइपोथेसिस करते हैं हम, वी अज्यूम अ फंक्शनल फॉर्म फॉर द रिलेशनशिप। देन एस्टिमेशन करते हैं, एस्टिमेट फंक्शन पैरामीटर्स टू फिट द डेटा। देन वी यूज द प्रिडिक्शन, यूज द फंक्शन विद न्यू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल वैल्यूज टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर आपको ये सब जो मैंने बोला नहीं समझ आए तो मैं बहुत सिंपल तरीके से रिग्रेशन बताती हूँ। रिग्रेशन क्या करता है? एक रिलेशनशिप फाइंड करता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। अगर लीनियर रिग्रेशन को देखा जाए तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होता है, मतलब y इज इक्वल्स टू mx प्लस c प्लस e का रिलेशन होता है। ये हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन कब यूज होता है? जब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिस्क्रीट हो, मतलब 0-1 की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो, तो लॉजिस्टिक यूज होता है। अब ये सारी रिग्रेशन करने के लिए तरीका होता है, वो तरीके ये 4 होते हैं: डेटा कलेक्ट करना, हाइपोथेसिस फॉर्म करना, एस्टिमेशन करना, देन प्रेडिक्शन करना। तो ये स्टेप्स यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन करे हैं। सो नेक्स्ट सब टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग। 2 टाइप की होती है हमारे पास, क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं। एक एक करके समझते हैं। पहला, क्वालिटेटिव मेथड का नेचर क्या है? इट इज सब्जेक्टिव एंड इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियंस एंड जजमेंट। कहाँ कहाँ पे क्वालिटेटिव मेथड यूज होता है? जब हमारे पास पास का डेटा अवेलेबल नहीं होता, इट इज अनअवेलेबल, तब क्वालिटेटिव मेथड को हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन क्या है क्वालिटेटिव मेथड की? इंटरमीडिएट या फिर लॉन्ग रेंज डिसीजन जब लेने होते हैं तो क्वालिटेटिव मेथड यूज होता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, डेल्फी मेथड, मार्केट रिसर्च, हिस्टोरिकल लाइफ साइकिल एनोलॉजी। इन सब चीज़ों में क्वालिटेटिव मेथड यूज होता है फोरकास्टिंग का। नेक्स्ट वी हैव इज क्वांटिटेटिव मेथड। इसका नेचर क्या? इट इज ऑब्जेक्टिव, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट न्यूमेरिकल डेटा। कहाँ कहाँ पे क्वांटिटेटिव मेथड यूज होता है? When past data is available and patterns are expected to continue, मतलब हमारे पास पास्ट का डेटा है और ऐसे ही जो पैटर्न्स हमने पास्ट डेटा में फाइंड करे वैसे ही हमारे फ्यूचर डेटा में कंटिन्यू होने के चांसेस है, तब हम क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन क्या क्या है क्वांटिटेटिव की? शॉर्ट या फिर इंटरमीडिएट रेंज डिसीजन जब लेने होते हैं तो हम क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके? लास्ट पीरियड डिमांड, सिंपल एंड वेटेड मूविंग एवरेजेस, सिंपल एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, पॉइजन प्रोसेस मॉडल, मल्टीप्लिकेटिव सीजनल इंडेक्सेस। इन सब चीज़ों में क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज होते हैं। देन सेकेंड टॉपिक यूनिट 4 का है हमारे पास प्रिडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन इश्यूज। इश्यूज क्या क्या है प्रिडिक्शन और क्लासिफिकेशन टेक्निक्स में? सबसे मेजर जो इशू है दैट इज डेटा प्रिपरेशन, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है डेटा को प्रिपेयर कर।
डेटा प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होता है? पहला होता है डेटा क्लीनिंग, मतलब हमें नॉइज़ को रिमूव करना है। ये किस तरीके से करते हैं? स्मूथिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सेकेंड है हैंडल मिसिंग वैल्यूज़। आपके डेटा के अंदर बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, तो उन मिसिंग वैल्यूज़ को आपको बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसके थ्रू हम रिमूव करते हैं। आइदर हम उसे इग्नोर करते हैं या उसकी एवरेज वैल्यू पूरे कॉलम की यूज़ करके करते हैं, एंड बहुत सारे टाइम में कॉमन वैल्यू यूज़ कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं कॉमन वैल्यू से। सो डेटा क्लीनिंग में नॉइज़ और मिसिंग वैल्यूज़ को हमने हैंडल करा। देन सेकंड है रेलेवेंस एनालिसिस, मतलब इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स को रिमूव कर दिया। किस तरीके से करेंगे? कोरिलेशन एनालिसिस को यूज़ करके इररेलेवेंट एट्रीब्यूट्स, मतलब जितने भी कॉलम्स इररेलेवेंट हैं, आपको आगे प्रोसेसिंग के लिए नहीं चाहिए, वो आप रिमूव कर देंगे। थर्ड है हमारे पास डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन। इसमें दो टेक्निक्स हैं, नॉर्मलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम क्या करते हैं? स्केल करते हैं अपनी वैल्यूज़ को एक स्मॉल रेंज में, ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ होता है? न्यूरल नेटवर्क्स में। और जनरलाइजेशन क्या है? हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने डेटा को टू अ हायर लेवल कॉन्सेप्ट। इसमें हम कॉन्सेप्ट हायरार्कीज को यूज़ करते हैं। सो डेटा प्रिपरेशन इज़ द इशू ऑफ प्रेडिक्शन एंड क्लासिफिकेशन। और डेटा प्रिपरेशन के 3 स्टेप्स मेजर होते हैं: डेटा क्लीनिंग, रेलेवेंस एनालिसिस एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडक्शन। टॉपिक 3 है हमारे पास यूनिट 4 का, न्यूरल मॉडल्स। इसमें पहला सब टॉपिक है ANN, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ये क्या होते हैं? दीज आर कॉम्प्यूटेशनल मॉडल्स इन मशीन लर्निंग एंड कंप्यूटर साइंस। These are based on connected units called artificial neurons. ये जो artificial neurons होते हैं, they are similar to the neurons which are there present in the brain, human brain में जो होते हैं। जो ANN है, it is trained from examples and it is not explicitly programmed. इसको प्रोग्राम नहीं करा जाता है, जो एग्जाम्पल्स हैं उसके थ्रू ट्रेन करा जाता है इस मॉडल को। इट इज़ यूजफुल फॉर टास्क लाइक कंप्यूटर विजन एंड स्पीच रिकॉग्निशन। इसका स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन्स कनेक्टेड इन लेयर्स, इनपुट है, आउटपुट है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इनपुट लेयर है, देन हिडन लेयर है, इसमें सिर्फ एक ही दिखाई है, ऐसी मल्टीपल हिडन लेयर्स होती हैं, देन यू गेट दी आउटपुट। सो इसमें क्या है? न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड इन लेयर्स, इनपुट टू आउटपुट, इनपुट से लेके आउटपुट लेयर तक। मॉडर्न नेटवर्क हैव थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एंड कनेक्शंस। जो एक्चुअल नेटवर्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स और कनेक्शंस होते हैं। सिग्नल्स जो होते हैं, दीज आर रियल नंबर्स, टिपिकली बिटवीन 1 and 0, एंड इट इज़ मे बी यूज्ड एज थ्रेशोल्ड फंक्शंस टू कंट्रोल सिग्नल प्रोपगेशन। तो बेसिकली अगर आपको याद हो, ML में भी है आपका ये टॉपिक। इसमें हम एक टॉपिक था परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या होता है? सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क को हम परसेप्ट्रॉन कहते हैं। अब यही परसेप्ट्रॉन अगर मल्टीपल लेयर्स हो जाए इसकी, तो वो से न्यूरल नेटवर्क कहेंगे, जिसे ANN कहते हैं। सो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इज नोन एज न्यूरल नेटवर्क। ये आपने ML में पढ़ा है, मैं इसलिए इसका रेफरेंस दे रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए थोड़ा। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स एंड देन आउटपुट। इनपुट से लेकर आउटपुट तक लेयर्स होती हैं। सिग्नल जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, 0 और 1 के बीच में होते हैं, एंड मल्टीपल बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं और बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, इसमें ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है न्यूरल मॉडल्स में। इसमें एक एल्गोरिथम होती है बैक प्रोपगेशन। इट इज़ एन आइट्रेटिव एल्गोरिथम, ठीक है। इट इज़ यूज टू एडजस्ट कनेक्शन वेट्स। जो भी वेट्स दिए जाते हैं ना हर लेयर्स के बीच में, उनके वेट्स को एडजस्ट करने के लिए बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ट्रेनिंग रिक्वायर्स थाउजेंड ऑफ इंटरैक्शन साइकिल्स, बहुत सारी साइकिल्स में ये काम होता है। सक्सेस वेरीज, किस तरीके से? सम नेटवर्क सॉल्व प्रॉब्लम्स वेल, अदर्स डू नॉट। आई होप इट इज़ क्लियर, सिंपल है ये। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गोल्स। क्या क्या गोल है इसके न्यूरल मॉडल्स के? इट इज़ एम टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमन। जैसे हम लोग कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसी तरीके से न्यूरल मॉडल्स को ट्रेन करा जाता है ताकि वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ब्रेन रिसर्च, बिल्कुल ठीक है। न्यू अप्रोचेस इंक्लूड डीपर कनेक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल प्रोपगेशन, फॉर एग्जाम्पल डीप लर्निंग एक नीचे अभी पूरा एक टॉपिक है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट। देन नेक्स्ट गोल क्या है? डायनामिक न्यूरल नेटवर्क्स कैन फॉर्म एंड डिसेबल कनेक्शंस और यूनिट्स बेस्ड ऑन रूल्स। टॉपिक 4 है हमारे पास डीप लर्निंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स विद मोर देन वन हिडन लेयर
इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग को और क्या कहते हैं हम? डीप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी कहते हैं, हायरार्किकल लर्निंग भी कहते हैं, डीप मशीन लर्निंग भी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे नेम है डीप लर्निंग के। की फीचर क्या क्या है इसके? पहला, इट इज़ लेयर्ड स्ट्रक्चर, मतलब मैनी लेयर्स हैं ऑफ नॉन लीनियर प्रोसेसिंग यूनिट्स फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब जो रेलेवेंट फीचर्स है उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जो रेलेवेंट मतलब एट्रीब्यूट्स है उनको निकालना है, तो वो चीज़ हमारी लेयर्ड स्ट्रक्चर के थ्रू होती है। देन इनपुट और आउटपुट है इसमें। ईच लेयर यूजेस द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस लेयर एज इनपुट। डीप लर्निंग में हमारे पास मल्टीपल हिडन लेयर्स हैं, तो मल्टीपल लेयर्स हैं तो जो पुरानी लेयर आउटपुट प्रोड्यूस करेगी वो नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट होगी और ऐसे ही आगे वाली के लिए होगी। सो यही बोला इनपुट आउटपुट फॉर द ईच लेयर। लर्निंग टाइप्स क्या हैं इसके? एल्गोरिथम्स कैन बी सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग आप लोगों को आई होप पता होगी। देन है फीचर हायरार्की। हायर लेवल फीचर्स डिराइव्ड फ्रॉम लोअर लेवल फीचर्स फॉर्म अ हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन। दीज आर ऑल द की फीचर्स ऑफ डीप लर्निंग। द नेक्स्ट सब टॉपिक इज एप्लीकेशंस। क्या क्या एप्लीकेशन है हमारी डीप लर्निंग की? कंप्यूटर विजन में यूज़ होता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन में यूज़ होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP में यूज़ होता है, ऑडियो रिकॉग्निशन में यूज़ होता है एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ होता है। दीज आर ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग। परफॉर्मेंस क्या है इसकी? इट प्रोड्यूसेस स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स इन वेरियस टास्क। ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट रिजल्ट्स है इसका क्या मतलब है? इट सिंपली मीन्स कि जो डीप लर्निंग है उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कई जगहों पे, जैसे इमेज रिकॉग्निशन वगैरह हो गया, इसमें तो ह्यूमन लेवल को भी बीट कर दिया डीप लर्निंग ने कई जगह। मतलब इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इतने अच्छे एप्लीकेशंस हैं, कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल डेटा को समझने की जो कैपेबिलिटी है वो डीप लर्निंग में बहुत अच्छी है। तो इट मीन्स इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। देन टॉपिक 5 वी हैव इज रिग्रेशन। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस टू एस्टिमेट रिलेशनशिप अमंग्स वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या है मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन करा था। रिग्रेशन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम रिग्रेशन कहते हैं। इट फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर्पस क्या है रिग्रेशन का? टू अंडरस्टैंड हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजेस विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे। नाम से ही पता चल रहा है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट पे रिलाई करेगा, तो किस तरीके से डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज चेंज होंगी, ये चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं रिग्रेशन में। नेक्स्ट पर्पस क्या है? वी एस्टिमेट द कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। Then sometimes focus on the quantities or other location parameter. Then we have the uses of regression. कहाँ कहाँ पे use होता है? It is used in prediction and forecasting. It is used for identifying relationship between variables. It is used for exploring forms of relationship and in some cases inferring causal relationships. टाइप्स क्या क्या है इसके? एक तो मैंने आपको टाइप्स बताए थे, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब अगर वेरिएबल्स के नंबर के टर्म्स में देखा जाए तो दो टाइप है, सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है? सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अब सबसे पहले हम सिंपल रिग्रेशन के स्टेप्स देखते हैं। हमें स्पेसिफाई करना है रिग्रेशन मॉडल को, ऑब्टेन करना है डेटा ऑन द वेरिएबल्स, देन वी नीड टू एस्टिमेटेड द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स, देन हमें टेस्ट करना है स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को और उसके बाद रिजल्ट्स को यूज़ करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। सिंपल रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस यू। y क्या है हमारा? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a है हमारा इंटरसेप्ट जो हम ग्राफ में देखते हैं ना, b है हमारा स्लोप और u है हमारा रैंडम फैक्टर। ये सब हमने ml में इन डेप्थ आप लोगों ने पढ़ा होगा। देन इसमें हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। पहला है क्रॉस सेक्शनल डेटा। इसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन ऑन अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज एट अ गिवन टाइम। एंड नेक्स्ट होता है टाइम सीरीज डेटा। इसमें होता है इंफॉर्मेशन ऑन वन एंटिटी ओवर टाइम। देन वी हैव इज मल्टीपल रिग्रेशन।
इसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट इंडिकेट्स द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद द अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट। इसमें जो बाकी के वेरिएबल्स हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज को ऑब्जर्व करते हैं। देन इसमें एक टर्म आती है नल हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है, नो रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मल्टीपल रिग्रेशन का क्या फॉर्मूला है, b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू b3 टिल bk एंड दीज ऑल आर इक्वल टू 0. It indicates no relationship between the dependent variable and k independent variables. मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स और जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, मतलब k इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं, उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव इज फीचर सिलेक्शन। इसको कवर करने से पहले मैं एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ टू ऑल योर फ्रेंड्स। सो फीचर सिलेक्शन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ रेलेवेंट फीचर्स फ्रॉम अ मॉडल कंस्ट्रक्शन। मैंने ऊपर भी आपको बताई थी ये बात कि हमें रेलेवेंट फीचर्स को निकालना होता है, बाकी के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं उन्हें रिमूव करना। क्या है फीचर सिलेक्शन के, क्यों करना होता है हमें, ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें मॉडल्स को फॉर ईजियर इंटरप्रिटेशन, समझने के लिए। देन नेक्स्ट है शॉर्टर ट्रेनिंग टाइम्स। आपने फालतू का चीज़ें अपने डेटा से हटा दी हैं तो ऑब्वियसली आपका मॉडल ट्रेन जल्दी होगा, टाइम कम लगेगा। अवॉइड द कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, मतलब जितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होंगे उतने ज़्यादा डायमेंशंस होंगे, जितने ज़्यादा डायमेंशन होंगे तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, तो उसको रिड्यूस करते हैं, इसलिए हम फीचर सिलेक्शन करते हैं ताकि वो रिड्यूस हो सके। इनहैंस जनरलाइजेशन बाय रिड्यूसिंग ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग मतलब एक मॉडल आपका ओवरफिट हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि वो एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ कर रहा है आपका रिजल्ट या आउटपुट देने के लिए। प्रीमाइस क्या है इसमें, डेटा कंटेन्स मेनी रिडंडेंट और इररेलेवेंट फीचर्स एंड रिमूविंग दीज फीचर्स रिटेन्स मोस्ट information. Then difference from feature extraction. How feature selection is different from feature extraction. Feature extraction creates new features from original features. Feature selection returns a subset of original फीचर्स। मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, एक न्यू फीचर्स क्रिएट करते हैं ओरिजिनल फीचर्स को यूज़ करके, बट फीचर सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, जो आपके ओरिजिनल फीचर्स हैं उसी में से जो रेलेवेंट हैं उनका एक सबसेट निकाल के हम देते हैं। सो फीचर सिलेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम फीचर एक्सट्रैक्शन। यूज केसेस क्या है फीचर सिलेक्शन के, डोमेन्स विद मैनी फीचर्स बट फ्यू सैम्पल्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, एनालिसिस ऑफ रिटन टेक्स्ट, डीएनए, माइक्रो एरे डेटा, इन सब में यूज होता है। एल्गोरिथम क्या है इसकी, combines a search technique for proposing feature subsets with an evaluation measure, and simplest method क्या है इसमें, test each subset to find one minimizing the error rate। ओके सो ये आपकी यूनिट 4 यहाँ पे पूरी फिनिश होती है। आई होप आपको पूरी यूनिट अच्छे से समझ आई होगी। एंड ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी फास्ट कवर करी है बिकॉज ये सारे ML के टॉपिक्स हैं। नहीं गई हूँ टॉपिक्स में, जितना मुझे लगा समझाना उतना समझाया बिकॉज ये सारा ML का टॉपिक्स हैं। तो ML में आप लोगों ने ये सब ऑलरेडी पढ़ा है, तो वहाँ पे इन डेप्थ पढ़ा है, तो यहाँ पे दोबारा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जल्दी जल्दी तैयारी करिए एंड अच्छे से पेपर लिख के आइए। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबका एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएँ। ओके एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। बाय बाय।